बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम लोग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर पढ़ रहे थे। अपनी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और वो ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट हम बना चुके। ठीक है, और इसका हम लोगों ने नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया था। तो हम इतना तो सीख चुके हैं कि यार ये जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है ये बनती किस तरीके से, राइट। अब आज की क्लास में हम क्या बात करना स्टार्ट करेंगे? आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ये क्या है? सबसे पहले तो आप इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो यार, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह लूं, मैं आपको एसओएफपी कह लूं, मैं आपको बैलेंस शीट कह लूं, इसका मतलब ये सेम है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक क्लास में जब ये इनकम स्टेटमेंट पढ़ा रहा था उससे पहले मैंने आप लोगों से एक बात करी थी कि यार ये जो अकाउंटिंग के टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं, उन 5 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स जो है वो तो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि आपके रेवेन्यूज और आपके एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होते हैं इनकम स्टेटमेंट में इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। और हमें पता है यार, बिजनेस का प्रॉफिट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करो, रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट पता लग जाएगा। ऐसे ही होता था। लेकिन आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में। अच्छा, बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट बेसिकली इन 3 अकाउंटिंग एलिमेंट्स के ऊपर बेस करती है। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, भले वो करंट हो नॉन करंट हो। लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो करंट हो या नॉन करंट हो। और इसी तरीके से कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो करंट हो या नॉन करंट हो। ठीक है। पता नहीं कैपिटल करंट नॉन करंट नहीं होते, मैंने पता नहीं ऐसा क्यों बोला। कैपिटल तो कैपिटल होता है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द डिफरेंस जो हमारे पास आता है एसेट्स को लायबिलिटीज माइनस करने के बाद। ठीक है। ये मैंने बहुत अजीब सी बात करी थी कि कैपिटल करंट नॉन करंट नहीं होता, एसेट्स करंट नॉन करंट होते हैं, लायबिलिटीज करंट नॉन करंट होती हैं, कैपिटल इज कैपिटल। ठीक है, वो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है कारोबार के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब सुनो जरा बात को गौर से। देखो यार, अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। एक चीज क्या क्लियर होनी चाहिए? कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके से होती है कि एसेट्स जो होते हैं आपके बिजनेस के, ऑल द एसेट्स, राइट, करंट नॉन करंट दोनों, ऑल द एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। या कहीं कहीं आपको किताबों में ऐसे लिखा हुआ नजर आ जाएगा, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक ही बात है, पहले वो लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है। डन। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अच्छा, अब जो तुम बैलेंस शीट बनाओगे ना, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब तुम बना रहे होगे, तो उसके अंदर इन ही 3 अकाउंटिंग एलिमेंट्स के बारे में हम बातें करेंगे, एसेट्स के बारे में, कैपिटल के बारे में और लायबिलिटीज के बारे में। अच्छा, अब जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने का सिंपल सा तरीका है, और वो तरीका क्या है मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। कि यार जब बैलेंस शीट बन रही होगी ना, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको बेसिकली वैसे 3 कॉलम्स बनते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको 3 कॉलम्स करवाऊंगा। फिर जब आप एएस लेवल में आ जाओगे तो ये बैलेंस शीट 2 कॉलम की नजर आएगी आपको। और जब आप ए टू लेवल पे आ जाओगे तो ये बैलेंस शीट सिंगल कॉलम बनती है। बट इन ओ लेवल्स हम इसको 3 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ताकि आप हर बच्चे को पूरी बेसिक समझ आए कि यार अंदर हो क्या रहा है इसके। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो कॉलम होगा ना बैलेंस शीट का, ये चले आप फिलहाल इसको डॉलर साइन अज्यूम कर लें। यहाँ पे अमाउंट्स ही लिखी जाएंगी। जैसे इनकम स्टेटमेंट हमने जब बनाई थी तो वो 2 कॉलम्स बनी थी, देख रहे हो, ये 2 कॉलम्स चल रहे थे, ये 2 कॉलम्स चल रहे थे, राइट। लेकिन अब बैलेंस शीट के अंदर 2 कॉलम्स नहीं बनते, 3 कॉलम्स बनते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये 3 कॉलम्स किस तरीके से काम करेंगे जरा देखिएगा इसको। देखो यार, जो पहला कॉलम होगा ना, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सारे नॉन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स ना, पहले कॉलम के अंदर उन नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट आएगी। दूसरा कॉलम बनता है, उसको हम डेप्रिसिएशन का कॉलम कहते हैं, जो कि आपको आगे जाके समझ आएगा जब मैं एक टॉपिक पढ़ा दूंगा। और फिर आखिर जो कॉलम बनता है वो नेट बुक वैल्यू का बनता है, नेट बुक वैल्यू। अच्छा, मैं आपसे क्या बात कर रहा था? मैं आपसे ये बात कर रहा था कि यार ये जो 3 कॉलम्स है ना, आपने उसको लेके टेंशन नहीं लेनी है। आपने बस ऐसे अज्यूम कर लेना है ये 3 कॉलम्स है, इन 3 के अंदर हम लोगों ने बस ये रिकॉर्डिंग्स करनी है। आप ऐसे समझेंगे इस बात को। अब जरा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग और फिर लिखना शुरू करेंगे नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट्स जो है वो आपको सवाल के अंदर दिए हुए होते हैं। लेट सपोज जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो फाइनल वैल्यू आप लाके लास्ट कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से और भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं यार। और नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं भाई? और नॉन करंट एसेट्स होते हैं जैसे कि मशीनरी या मशीनरी एंड
इक्विपमेंट। ठीक है, ये तो हम लोग अपनी बेसिक्स में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे नॉन करंट एसेट होते हैं, मैं सारे नहीं लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर सवाल में कोई मोटर व्हीकल दी हुई हो, मोटर वैन दी हुई हो, वो लिख दोगे, फिक्शन फिटिंग्स दिया हो वो लिख दोगे, फर्नीचर दिया हो वो लिख दोगे, इक्विपमेंट दिया हो वो लिख दोगे, प्रेमिसेस दिया हुआ वो लिख दोगे, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ वो लिख दोगे, यानी कि यू नो दैट विच ऑफ देम आर नॉन करंट एसेट्स, राइट। तो आप वहां से ट्रायल बैलेंस से उठाओगे और वो यहाँ लाके लिख दोगे। एंड देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक टोटल निकाल लेंगे, और ये जो भी आपके पास टोटल आएगा ये आपके पास आ जाएंगे टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखना कि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन आपको क्या बताई है। मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताई है, आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रही होगी आपको, कि एसेट्स माइनस एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, राइट। तो ये आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन की बेसिस के ऊपर ही बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, अब हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन पे, तो हम लोग अभी सारे एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब एसेट्स अभी तक जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं वो कौन से रिकॉर्ड करे हैं, नॉन करेंट एसेट्स रिकॉर्ड करे हैं। अब इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट हेडिंग डालूंगा, और जो अगली हेडिंग होगी उसको मैं दूंगा नाम करंट एसेट्स। अच्छा, ये जो करंट एसेट्स होते हैं ये हमें पता है कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो करंट एसेट होता है वो होती है हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम इसको सेकंड कॉलम में लाके लिख लेंगे। कहां पे, सेकंड कॉलम। ये डेप्रिसिएशन का कॉलम नहीं है, ये सेकंड कॉलम है। अब ये मुझसे ना सवाल मत पूछना सर डेप्रिसिएशन के कॉलम में इसको क्यों लिख रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन का कॉलम खाली यहां तक यूज हुए, इन ये जो ऊपर तीन नाम लिखे हुए ना, ये तीन नाम सिर्फ यहां तक यूज होते हैं। उसके बाद आगे से पूरी बैलेंस शीट के अंदर इनको कॉलम्स यानी कि अमाउंट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। मैं फिलहाल अगर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे काट दूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यार ये डेप्रिसिएशन के कॉलम में क्यों लिख रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन का कॉलम नहीं था, वो डेप्रिसिएशन तो सिर्फ नॉन करंट एसेट के साथ अप्लाई होती है, तो इसी वजह से हम लोगों ने ऊपर तक इसको देखना था। अच्छा, अब क्लोजिंग इन्वेंटरी के बाद जो अगली चीज आप रिकॉर्ड करोगे वो करोगे ट्रेड रिसीवेबल्स। साथ साथ बनाते रहिएगा। अगली चीज यहाँ रिकॉर्ड होती है ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड होता है बैंक अकाउंट का बैलेंस, अगर वो पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव होगा तो वो तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, वो तो लायबिलिटी बन जाती है। अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, वो करंट एसेट में रिकॉर्ड करोगे। और इसी तरीके से अगर आपके पास कोई कैश या पेटी कैश हो तो वो आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, अपनी बैलेंस शीट के अंदर लाके। एंड फिर आप इनका टोटल निकाल लेंगे। सर टोटल का मतलब बेटा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। डन, ऐसे ही आएगा। तो यहां पे आप इसका टोटल सामने लिख लेंगे बिल्कुल, और ये आ गया आपके करंट एसेट्स का टोटल। ऊपर वाला अगर आप टोटल देखें जो आपके पास ऊपर टोटल आया था, ये वाला जो टोटल आया था ये नॉन करंट एसेट का टोटल था, और ये जो आपके पास टोटल आया है ये आपके पास करंट एसेट्स का टोटल आया है। अब आप क्या करोगे, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों को आपस में ऐड कर लोगे और आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। डन, मैंने ये काम किया, और ये काम करके मेरे पास क्या आ गया, यहां से मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसको मैं कहूंगा कि ये मेरे टोटल एसेट्स हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन भी क्या थी, एसेट्स आर इक्वल टू। तो ये मेरे क्या आ गए, ये मेरे टोटल एसेट्स आ गए। टोटल एसेट्स बनाने के बाद मैं ऐसे दो लाइनें इसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है सर, क्यों, बस ऐसे ही कर देना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ना करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। बट यहां पे अच्छा जी, तो करंट एसेट्स का जो टोटल होता है वो लास्ट वाले कॉलम के अंदर आता है, और बाकी जो उसकी कैलकुलेशन है वो उससे एक कॉलम पीछे ही हो रही होती है। ठीक है, और नॉन करंट एसेट्स के बारे में भी जब आपको मैं डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा दूंगा तो आप कॉस्ट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस करेंगे और फिर नेट बुक वैल्यू आएगी, वो आगे की बात है। बट अभी आप लोगों को मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल के ऊपर सारी चीजें करवा रहा हूँ। तो नॉन करंट एसेट के जो भी फाइनल आंसर्स आएंगे वो लास्ट कॉलम में आप लिखते जाएंगे, और इसी तरीके से करंट एसेट का जो भी टोटल आएगा वो लास्ट कॉलम में लिखेंगे, और उसके बाद फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपसे कुछ कॉलम्स आगे पीछे भी हो जाते हैं तो याद रखिएगा फाइनल आंसर्स तो लास्ट कॉलम में ही आने हैं, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स वैसे भी डिडक्ट नहीं करेगा। बट दिस इज द परफेक्ट वे जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब हमारे पास पहली चीज जो आ गई, वो पहली चीज आ गई टोटल एसेट्स। अब आपको याद है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, अकाउंटिंग इक्वेशन वाज टोटल एसेट्स आर इक्वल टू किसके इक्वल है, कैपिटल। तो अब हम लोगों ने क्या रिकॉर्ड करना है, कैपिटल। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी बैलेंस शीट को, मेरा पेज तो खत्म हो गया, आपके पेज में तो नीचे जगह होगी, तो आप लोग वहीं से कंटिन्यू करोगे, मैं तो यहीं पे इस बात को रोकूंगा और मैं यहां से इसको स्टार्ट करूंगा। मैं यहां पे बनाता हूं 3 कॉलम्स दोबारा से, ठीक है, और ये मेरी कंटिन्यूशन चल रही है। आपका पेज सेम होगा, मैं क्योंकि मेरे पास जो पेज होता है वो साइज डिफरेंट होता है, उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों को जब स्क्रीन पे आप लोग इसको देख रहे हो तो आपको क्लैरिटी पूरी रहे इसके अंदर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यही बैलेंस शीट की कंटिन्यूशन बनाऊंगा। तो ये मैंने कंटिन्यू कर ली बैलेंस शीट अपनी, और यहां पे मैं हेडिंग लिखूंगा टोटल। अब देखिएगा मेरे साथ साथ, टोटल
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब कैपिटल, ठीक है, इधर टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी है टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसको आपने किस तरीके से कंटिन्यू करना है आगे। अब आप लोग यहां पे लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये सवाल के अंदर नॉर्मली दिया हुआ होता है कैपिटल के नाम से। ट्रायल बैलेंस के अंदर अभी हम पूरा सवाल भी करेंगे इसका, तो उसमें भी आपको नजर आएगा। उसके बाद फिर अगली चीज जो यहाँ पे आप लिखेंगे ना, वो आप लिखेंगे इसके नीचे ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे। क्या चीज सर? बेटा ऐड करोगे अगर तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट में आया हुआ होगा नेट प्रॉफिट, और लेस करोगे अगर तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट के बजाय आया हुआ होगा नेट लॉस, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव आंसर होगा तुम्हारे पास या फिर नेगेटिव आंसर होगा तुम्हारे पास। अगर नेगेटिव आंसर होगा तो उसको ओपनिंग कैपिटल में से सबट्रैक्ट कर दोगे, और अगर पॉजिटिव आंसर होगा तो उसको कैपिटल में से ऐड कर दोगे, ठीक है। बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब सुने जरा अगली बात। देखो यार, अगली चीज जरा देखना। वंस आप ये काम कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट बात आप यहां पे लिखेंगे लेस ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब ओनर जो पैसा घर लेके चला जाता है, तो इसमें से हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा, और उस फाइनल आंसर को हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। यहां पे हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज इट, ये तुम्हारी इक्विटी का सेक्शन है। फिर तुम अगली हेडिंग क्या लिखोगे? अगली हेडिंग तुम लिखोगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अगर सवाल में दी हुई हो, नॉर्मली हर सवाल में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं होती। एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अप टिल नाउ तो मैंने आपको एक ही एग्जांपल दी है, बैंक लोन। अगर तुम बैंक से लोन ले लेते हो तो वो तुम्हारे लिए एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। तो वो जो तुम्हारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी ना, ये जैसे आपने एक हेडिंग डाली टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आप हेडिंग डाल रहे हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर अभी तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका नाम था बैंक लोन, तो हम वो लिखेंगे। इसके अलावा आपके कोर्सेज के अंदर आगे जाके एक और भी लायबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म, जिसको हम डिबेंचर्स कहते हैं, वो मैं आपको कंपनी अकाउंट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो बैंक लोन आपके पास जो आएगा वो आप यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने एक बैंक लोन का और जो क्लोजिंग कैपिटल है इसका टोटल कैलकुलेट कर लेना है। सर क्या? दोबारा से बोले बेटे, जो क्लोजिंग कैपिटल निकाला था और ये जो बैंक लोन लिखा है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना और तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा, और इस आंसर को हम बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉइड। इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल इंप्लॉइड। अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो तो। सर अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ना हो तो क्या हम क्लोजिंग कैपिटल को ही कैपिटल इंप्लॉइड बोल सकते हैं? अगर फर्ज करें अगर ये ना होता, सवाल के अंदर जो हम सवाल सॉल्व करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ना होती, तो क्या हमने जो ये क्लोजिंग कैपिटल लिखा है इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल को ही कैपिटल इंप्लॉइड कह सकता हूं? कह सकते हैं। तब तब आप कैपिटल इंप्लॉइड इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सवाल में हो, अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सवाल में हो, तो फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐड जब करोगे तब आपके पास जो आंसर आएगा उसको कैपिटल इंप्लॉइड कहोगे। और सर अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ना हो और तब भी हम क्लोजिंग कैपिटल लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। अगेन सेम बात ही है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए। फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर आप लोगों ने लास्ट काम करना है। और लास्ट काम क्या करना है? लास्ट काम आप लोगों ने करना है, आप यहां पे एक हेडिंग लिखेंगे आखिरी चीज जो कि है करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अभी जो करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ट्रेड पेबल्स, ठीक है, वो लिख दोगे आप यहां पे लाके, कैपिटल इंप्लॉइड के नीचे ही लिख दो। फिर उसके बाद आपके पास अगली चीज जो हो सकती है करंट लायबिलिटीज के अंदर, वैसे तो अदर पेबल्स भी होते हैं, बट वो हम आगे जाके जब अक्रूवल प्रीपेमेंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको वो समझ आएगा। अभी तो हम नॉट एडजस्टमेंट वाली कर रहे हैं, तो कुछ एक का चीज मिस कर रहे हैं इसमें से, हम नहीं लिख रहे इसको यहाँ पे। और उसके बाद फिर अगली चीज यहाँ पे आप लिख सकते हो जो आ सकती है आपके पास, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक तुम्हारा ओवरड्राफ्ट हो, यानी कि अगर बैंक नेगेटिव हो, तो उसको करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा। और अगर बैंक पॉजिटिव हो तो उसको कहां लिखा जाएगा? उसको करंट एसेट्स में लिखोगे। तो या तो तुम्हारा बैंक अकाउंट पॉजिटिव होगा या तुम्हारा बैंक अकाउंट नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो उसको तो तुमने करंट एसेट्स में शो करना है। उसको कहां शो करना है? करंट एसेट्स के अंदर शो करना है। लेकिन अगर तुम्हारा बैंक नेगेटिव है तो उसको तुमने कहां शो करना है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक करंट लायबिलिटी है तो इसको करंट लायबिलिटीज में शो करोगे। क्लियर होती है बात? अच्छा जी, वंस आप ये वाली बात भी यहां पे रिकॉर्ड कर जाते हैं, तो अब आपके पास ऊपर एक आंसर आया हुआ था टोटल ओके कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इन दोनों को भी आपस में ऐड कर लेंगे। इन दोनों को भी आपस में क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, और आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। और जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसको आप लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक लाइन नीचे लाके, ठीक है। और इसको आप बोलेंगे कि ये जो आपके पास आंसर आया है, ये आंसर आपका
ये जो आपके पास फाइनल आंसर आया है, ये फाइनल आंसर है आपका टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब देखो तुम ऊपर यहां पे हेडिंग में देखो तुम क्या कैलकुलेट करने वाले थे, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नाउ टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो यहां पे पहले तुमने अपनी इक्विटी कैलकुलेट करी और फिर तुमने उसके अंदर सारी लायबिलिटीज जो थी उनको ऐड कर दिया। ये सब आपस में क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया और ये आंसर आ गया। इट मींस दैट दीज आर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। एंड यू नो व्हाट द थिंग इज कि जब तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, सो जो तुम्हारी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी है ना, दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। यानी कि ये वाला आंसर, जो ये तुम्हारी वैल्यू शो हो रही होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू नीचे वाली दोनों वैल्यू क्या हो रही होंगी, इक्वल आ रही होंगी। इसका मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई है। बात समझ आती है? दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। लुक एट इट अगेन। जब हम लोगों ने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, यहां पे हम हेडिंग लिख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो आपके टोटल इक्विटी है, ये जो आपके पास टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आई है, ये इक्वल हो जाएगी आपके किसके, टोटल एसेट्स के। और यहां पे भी आप क्या करेंगे, यहां पे भी इस तरीके से दो लाइंस डाल देंगे। तो ये दो लाइंस का मतलब ये है कि आपकी बैलेंस शीट यहां पे बैलेंसिंग फिगर शो हो रही है। दिख रही है आपको, एक ये वाली वैल्यू, ठीक है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात आप लोगों को यहां तक? डन। अब हम क्या करते हैं, हम एक लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। याद है आपको, हम लोगों ने ये वाला जो क्वेश्चन था जे मॉरिस वाला, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सॉल्व किया था। देखो सब लोग और से, क्या जे मॉरिस वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ये देख लो सब लोग और से, क्या जे मॉरिस वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था हम लोगों ने? तो ये जे मॉरिस वाला जो क्वेश्चन था, ये लास्ट क्लास में हमने करा था और इसी क्वेश्चन की हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। याद है ना आप लोगों को? और जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन की जो इनकम स्टेटमेंट थी, जब वो हम लोगों ने बनाई थी, तो इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अपनी नोटबुक्स भी खोलने हैं, उसके अंदर भी आपको ये नजर आ रही होगी। और ये जो इनकम स्टेटमेंट थी, इसका जो हमारे पास प्रॉफिट आया था, ये 3746 का प्रॉफिट आया था, राइट? ऐसा ही हुआ था। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास के अंदर हम इस ही सवाल की, इस ही क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एक दफा पहले तो आप ये अपनी बैलेंस शीट देख लीजिए कि वो किस इक्वेशन पे बनती है, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सेकेंडली, जब आप उसको बनाना शुरू करेंगे तो पहले सारे नॉन करंट एसेट्स एंड देन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। वंस करंट और नॉन करंट एसेट्स को आप रिकॉर्ड कर लेंगे, तो उसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और फिर उसके अंदर पहले अपनी इक्विटी लिखेंगे, जिसमें ओपनिंग कैपिटल आएगा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, अगर लॉस होगा तो सेपरेट होगा, ड्रॉइंग्स लेस होंगी और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। जब क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा तो उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर आप लोग अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ऐड करोगे। और जैसे ही क्लोजिंग कैपिटल में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐड करोगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको हम कहते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। वो क्या आंसर होगा, कैपिटल इंप्लॉयड। एंड देन उसके अंदर आप करंट लायबिलिटीज ऐड कर देंगे कैपिटल इंप्लॉयड में, तो आपके पास टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ जाएंगी। आई होप कि जितनी मैंने बात करी है ये आप लोगों को क्लियर होगी। अब अटके नहीं। चलो फिर इस सवाल की बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले तो इस सवाल की बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि यार मैंने ये चीज तो पहले ही डिवीजन कर ली थी कि कौन सी चीजें हैं जो मेरी बैलेंस शीट में जाएंगी और कौन सी चीजें हैं जो मेरी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। तो जितनी भी ब्लू हाईलाइटर्स लगे हुए हैं वो सारे कैपिटल वो बैलेंस शीट आइटम्स थे, और जितने येलो थे वो सारे मैंने आपको बता दिया था कि ये इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं। तो ये तो हम लोग अभी जितने सवाल करते जाएंगे तो ब्रेक करते जाएंगे। पहला सवाल मैं सबसे स्लो करवाऊंगा, दूसरा सवाल उससे तेज करवाऊंगा, तीसरा उससे तेज, चौथा उससे तेज, और पांचवें सवाल में आप खुद ही कर सकोगे सारी चीजें, ठीक है? अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है, हम लोगों ने सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए क्या, नॉन करंट एसेट्स। ऐसा ही है ना? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नॉन करंट एसेट्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे ये बताओ कि नॉन करंट एसेट्स कौन से, तो तुम बोलोगे सर पहला नॉन करंट एसेट हमें नजर आ रहा है फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट्स। नॉन करंट एसेट पहला ये है। सर दूसरा नॉन करंट एसेट जो हमें नजर आ रहा है वो यहाँ पे मोटर वैन नजर आ रहा है, ठीक है? अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स नजर आ गए। उसके बाद हम पहले क्या करते हैं, हम आके नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, ठीक है? हम जे मॉरिस वाले सवाल की इन अब बैलेंस शीट बनाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इसके नीचे ही बैलेंस शीट बनाएं ताकि आप लोग के लिए भी आसानी रहे, ठीक है? अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिएगा आप जरा,
बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बड़ा सिंपल सा काम है, जैसे सिखाया बिल्कुल वैसे ही करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा जी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक हेडिंग लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और हम सबसे पहले एक हेडिंग लिखेंगे जिसका नाम होगा नॉन करंट एसेट्स। मेरा बेटा जब तुम नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे होगे ना, ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हुए सबसे पहले हमें, हमारे पास नॉन करंट एसेट कौन सा था, फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट था, तो मैं फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट लिखता हूं यहां पे। अब देखो कैसे लिखूंगा, फिटिंग्स, फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट, एंड द अमाउंट ऑफ फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट वॉज $760, तो मैं यहां पे लाके 760 रिकॉर्ड कर लूंगा। डन हो गई बात, कितना सिंपल सा था। अगली चीज, मेरे पास नेक्स्ट नॉन करंट एसेट कौन सा है, नेक्स्ट नॉन करंट एसेट मेरे पास मोटर वैन है जिसकी अमाउंट है 1150 की, तो मैं यहां पे आऊंगा और यहां पे लिखूंगा मोटर वैन, और यहां पे लिख लूंगा मैं 1150, और इन दोनों को आपस में ऐड कर लूंगा। सो हम इसको ऐड करते हैं, तो 760 प्लस 1150, इट विल बी 19। कैलकुलेशन सब लोग साथ साथ मेरे किया करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी गलती ना हो, वरना पे टाइम जाया होगा। अच्छा जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आंसर आया, इसको हम बोल देंगे ये हमारे क्या है, टोटल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गए टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है। नेक्स्ट हेडिंग का नाम क्या होता है, करंट एसेट्स। और जो मैं करंट एसेट्स रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा, मेरा बेटा करंट एसेट्स में याद करो मैंने क्या क्या बताया था। करंट एसेट्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करेंगे, फिर बैंक रिकॉर्ड करेंगे, और फिर कैश वगैरह जो भी चीजें सवाल के अंदर दी हुई होंगी वो सब आप रिकॉर्ड करते रहोगे, है ना। अब अगर हम आके देखें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं आपको बता चुका हूं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, बल्कि क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में गिवन होती है। और ये देखो पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की। द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2954, राइट। 2954 की आपकी क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो हम क्या करते हैं, 2954 की क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे पहले लिखते हैं, तो यहां पे हम आएंगे और यहां पे आने के बाद हम हेडिंग लिखेंगे करंट एसेट्स की, और उसके बाद हम सबसे पहला करंट एसेट लिखेंगे जिसका नाम है क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो कितना आसान है, सिर्फ वहां से वैल्यूज उठा रहे हो और यहां लिखते जा रहे हो, इतनी सिंपल सी चीज होती है। अब ये जो वैल्यू है कितनी है, 2954 की है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, तो मैं 2954 यहां पे लिख लेता हूं लाके, 2954, सिंपल। उसके बाद फिर अगली चीज हम देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से करंट एसेट्स हैं। तो भाई मेरे पास और कौन से करंट एसेट्स हैं, मेरे पास एक पेटी कैश लिखा हुआ है जो कि मेरा एक करंट एसेट होगा। फिर उसके बाद मेरे पास कैश एट बैंक लिखा हुआ है जो कि मेरे पास एक करंट एसेट होगा। फिर उसके बाद देखो मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए और वो भी मेरे क्या होंगे, करंट एसेट्स होंगे। तो मुझे 3 करंट एसेट्स यहां पे मिले, और चौथा करंट एसेट जो कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री था वो ये रहा, ठीक है। याद रखिएगा, और मैं क्या बता चुका था ये लास्ट क्लास में भी कि एक करंट एसेट होता है और ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, वो तो हमने कर लिया। अब अगला कौन सा लिखेंगे, अगला लिख लो ट्रेड रिसीवेबल। ये जो सीक्वेंस बता रहा हूं ऐसे ही याद रखना। अगला लिखा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। यार ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स लिखोगे ना मेरा बच्चा, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है, 1536, तो उठाओ और 1536 रिकॉर्ड कर लो, 1536, डन। उसके बाद फिर अगला कौन सा लिखेंगे, बेटा देखो तुम्हारे पास कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है, सर 1538 दिया हुआ है, तो ये रिकॉर्ड कर लो कैश एट बैंक, ठीक है, कैश एट बैंक 1536, डन हो गई बात। उसके बाद आगे आ जाए तो अगली चीज क्या दी हुई है आपको, अगला करंट एसेट दिया हुआ है पेटी कैश, और पेटी कैश कितने का दिया हुआ है, $28 का, तो यहां पे हम लिखते हैं पेटी कैश। कभी कभी कैश लिख देगा, कभी कभी पेटी कैश लिख देगा, ठीक है। और हमें तो कैश बुक और पेटी कैश बुक दोनों बनाने आ चुकी है, ठीक है। और ये था कितने का मैं भूल गया यार, ये था 28 का, ठीक है। पेटी कैश वॉज 28 का, तो ये मैं $28 का यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एंड वंस मैंने इन सबको रिकॉर्ड कर लिया तो मैं इनका टोटल निकाल लेता हूँ। सो द टोटल विल बी 2954 प्लस 1536 प्लस 153। अच्छा 1536 दो बार तो नहीं था, मैंने कोई एक चीज गलत करी है। 1536 मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स थे और 1538 कैश एट बैंक था, ठीक है। तो कैश एट बैंक 1536 नहीं है, 1538 है, ठीक है। ठीक है जी, 1536 प्लस 1538 प्लस 28, ठीक है। तो ये मेरे पास बन रहा है 6056 के करंट एसेट्स। और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स जो निकाले हुए थे उनका टोटल करके, और मेरे पास जो आंसर आएगा यानी कि 6056 के अंदर मैं ऐड कर लूंगा 1910, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट आंसर इज 7966, एंड 7966 इज टोटल एसेट्स।
ये मैंने पहला पोर्शन तो अपनी बैलेंस शीट का कंप्लीट कर लिया, इतना सिंपल सा था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगला काम करूंगा, अब मैं बैलेंस शीट को आगे कंटिन्यू करूंगा और अब मैं यहाँ पे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज बनाऊंगा। तो अब यहाँ पे हम 3 कॉलम्स दोबारा से करते हैं, मेरी तो कंटिन्यूशन चल रही है, ठीक है। आप लोग जब चाहें इसको पीछे से दोबारा से देख भी सकेंगे, ठीक है। और ये हम लोग का जो एसेट्स वाला पोर्शन था वो तो कंप्लीट हो गया, और अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगली हेडिंग लिखनी है और उस हेडिंग का नाम क्या है, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। यू नो, ओपनिंग कैपिटल वाज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। अगर आप नोटिस करें तो ओपनिंग कैपिटल जो आपको दिया हुआ था, इसको मैं पहले कलर से ही कर लूं इसका, ओपनिंग कैपिटल जो था वो आपको सवाल के अंदर ही दिया हुआ था। अगर आप नोटिस करें तो देखें 1 जुलाई का, यानी कि फर्स्ट डेट जो भी होती है वो ओपनिंग डेट्स होती हैं, ठीक है, 4900 का। तो ये हम यहाँ पे लाके लिख लेते हैं 4900 का ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये आपका हो गया 4900 का ओपनिंग कैपिटल। फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, बल्कि इनकम स्टेटमेंट बनाओगे ना इससे पहले, तो ठीक है, तो वो इनकम स्टेटमेंट से पता लगेगा। तो नेट प्रॉफिट हमें पता लग जाएगा हमारी इनकम स्टेटमेंट से, और हम जो इस सवाल की इनकम स्टेटमेंट बना चुके थे उसका 3746 का नेट प्रॉफिट आ रहा था, 3746 का। तो यहां पे लाके हम रिकॉर्ड कर लेंगे 3746। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे मेरा बेटा ड्रॉइंग्स को। अब जब आप ड्राइंग्स को लेस करेंगे तो ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन होंगी, ये देखो 1610 की। तो ये 1610 की ड्राइंग्स हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं 1610 की, और हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज इट। ये इतनी सिंपल सी चीजें, ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है कि ये मत सोचना कि पता नहीं ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 4900 प्लस 3746 माइनस 1610, सो द आंसर इज 7036। डन। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने देखना है कि क्या कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी सवाल में। तो सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो कोई भी नहीं है सवाल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक करंट लायबिलिटी हमें गिवन है, और वो करंट लायबिलिटी कितने की है, ये देखें ट्रेड पेबल्स, और वो है 1920 के। तो अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सवाल में ना हो तो फिर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। ये तो आपके कैपिटल सेक्शन में चला गया, ये भी आपके कैपिटल सेक्शन में चला गया। उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ये रह गया, और ये कहां चला जाएगा, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स चले जाएंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं अगली हेडिंग, और उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती सवाल में, कोई बैंक लोन वगैरह होता तो पहले हम उसको रिकॉर्ड करते, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो अब करंट लायबिलिटीज जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हमारे पास एक ही करंट लायबिलिटी है, उसका नाम है ट्रेड पेबल्स। और ये जो ट्रेड पेबल्स हैं, ये हमें कितने की गिवन है, ये ट्रेड पेबल्स हमें गिवन है 1920 के। तो यहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं 1920, ठीक है। और इनका फिर हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो हम करते हैं 7036 प्लस 1920। सो द आंसर जो हमारे पास आ रहा है, ये 1920 आ रहा है। तो ये हमारे पास बन रहा है 8956। हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करी होगी, तो हम उसको पहले चेक करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए। हो सकता है कि हम लोगों ने कोई कैलकुलेशन एरर किया हो, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अंदर हम लोगों ने गलती क्या करी भी है, हम लोगों ने जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो थी 4030 की, और जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तो हमने 3040 की ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दी थी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये 4030 नहीं था, ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहलाता है, जो कि आप आगे जाके एरर्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर यही गलतियां पढ़ाई जाती हैं कि ये गलतियां हो सकती हैं आप लोगों से। सो द वैल्यू इज 4030, ठीक है। आप लोग एक दफा और देख लें कि हम लोगों ने इसको 3040 लिखा था, हालांकि दिस वॉज 4030 लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम निकालते हैं इसका सही प्रॉफिट, ठीक है। तो 4030 प्लस 2202 माइनस 158, तो ये आ गया आपके पास 4030 प्लस 2202 माइनस 158। सो ये हमारे पास आ जाएगा 26, इसको सही कर लीजिएगा अपने पास, 26074। और उसके बाद फिर इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर लेते हैं 2954 की। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 23, इसको सही कर लेते हैं 23120, ठीक है, 23120। और इसमें से फिर हम सेल्स माइनस कर देते हैं 30432 की, 30432 की। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7312, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम पर्पल से ही लिख लेते हैं, ठीक है। 7
312 और इसके अंदर हम अदर इनकम ऐड कर लेते हैं, यानी कि 224 ऐड कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास 70 एक मिनट 7312 प्लस 224, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 7536। पहले तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से हम ये चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये पहली वाली ये गलती थी जिसको हमें 4030 लिखना था, हमने लेकिन 3040 लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो एक्सपेंसेस वर 4780, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2756, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2756 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो अब आओ यहाँ पे आके हम लिखते हैं अपने नेट प्रॉफिट को, यहां से हटाते हैं इस नेट प्रॉफिट को 3746 को, और यहाँ लिखते हैं 2756, और अब हम निकालते हैं 4900 प्लस 2756 माइनस 1610, सो ये हमारे पास आ रहा है 6046, 6046, और इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 1920, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 7966, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो अगर अब आप नोटिस करें तो आपके टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं 7966, और अगर आप देखें तो आपकी टोटल इक्विटी भी कितनी आ रही है 7966 की आ रही है। ये एक छोटा सा एरर, और वो जो एरर था वो एरर क्या था कि ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हुए हम लोगों ने 3040 लिख दिया था, हालांकि थी वो कितनी 4030, जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो जाता है पेपर के अंदर। हालांकि अगर आप वैसे देखो तो आपका पेपर में मार्क कितना कटता है, 1 मार्क कटता है इस पूरी बात के ऊपर, लेकिन आपकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होती, आप ऐसे सोचते रहते हैं यार मैंने तो सब कुछ ही शायद गलत कर दिया होगा। तो नॉर्मली होता यही है कि अब ये जो होता है ना, इधर मैंने लिख दिया इसको 3040 उठा के, इसको कहा भी जाता है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और ये 1 मार्क आपका इसका कटता अगर आप ऐसी कोई गलती कर जाते हो, और बाकी सबका कैरी फॉरवर्ड होता है, इसके अंदर कोई और चेंजेस नहीं आते। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करी, इनमें से किसी भी एडजस्टमेंट को आपने हाथ भी नहीं लगाया और तब भी आपका सवाल बैलेंस हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, एडजस्टमेंट्स हो या ना हो, मैं पूरे सवाल के एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करके तब भी सवाल बैलेंस कर सकता हूं, लेकिन हाँ वो सारे एडजस्टमेंट करने के मार्क्स थे और फिर सारी चीजें होती। बट अभी तो हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट वाली सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, खाली क्लोजिंग इन्वेंटरी वाली एडजस्टमेंट उठाई और हम लोगों ने पूरे सवाल को सॉल्व कर दिया। तो ये रहा आपके पास पूरा सवाल, जिसकी इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट निकला हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई हम लोगों ने, टोटल एसेट्स निकाले, और उसके बाद हम लोगों ने टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का सेक्शन बना लिया। क्लियर हो गई बात, डन होती है यहां तक बात। तो ये एक क्वेश्चन था और जिसके अंदर मुझे चाहिए था कि आपका थोड़ा सा दिमाग खुले और आप गलतियां पकड़ना भी सीखो कि गलती किस तरीके से हो सकती है, क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझ आ गई होंगी कि यार इसके अंदर होना क्या होता है, ठीक है।